हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ हम क्यों पढ़ते हैं? बच्चों, कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फिगर है या कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रॉड हो गया, कोई प्लेन सीट हो गया जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, या कोई स्फीयर हो गया जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन है, गॉसेस लॉ का यूज करते हुए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक इजी तरीका है गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन, उसमें गॉस लॉ का यूज होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर है इसके किसी पॉइंट पे, इसके पास में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और कैसे आसान हो जाता है। बच्चों, इसके पहले हम कूलॉम्स लॉ का यूज करते हुए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आई थी, वहां पे हम देखें तो थोड़ा सा जटिलता आई थी, लेकिन उस जटिलता को उतना लंबा डेरिवेशन नहीं, इसको 4 से 6 लाइन में गॉसेस लॉ का यूज करते हुए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल वही वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ है, इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है और इसकी वजह से इससे आर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर अगर हमें फाइंड आउट करनी है और गॉसेस लॉ का यूज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बच्चों, हम जानते हैं अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो और ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो इसका जो गॉसियन सरफेस होता है इसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ करने से बन जाता है। वैसे ही अगर ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट है तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, एक सिलिंड्रिकल सरफेस हो जाएगा, एक सिलिंड्रिकल इमेजिनरी सरफेस हो जाएगा। वैसे ही बच्चों, अगर मान लीजिए कि कोई अगर प्लेन सीट हो तो इसका जो आपका ये गॉसियन सरफेस होगा या तो इसका क्यूबॉइड हो जाएगा और इसमें भी हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इसकी वजह से हम क्यूबॉइडिकल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं और सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो कैसा गॉसियन सरफेस होगा, वो सिलिंड्रिकल होगा। तो चलिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं सिलिंड्रिकल सरफेस, उसको हम यहां पे देखते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई इस तरह से लीनियर ऑब्जेक्ट हो तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। और यहां पे जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम देखते हैं बच्चों। अब यहां से ये परपेंडिकुलर इसका एक आर डिस्टेंस, मान लीजिए कि यहां से आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट पी है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसको, ये जो आर डिस्टेंस है इसको रेडियस मानते हुए एक हम सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। इसको रेडियस लेते हुए एक सिलिंड्रिकल गॉसियन, जितना डिस्टेंस पे इधर आपने ये लाइन ड्रॉ किया उतना ही डिस्टेंस पे इधर ये भी आर डिस्टेंस लेते हुए, यहां से आप आर डिस्टेंस ले लीजिए और ये आर डिस्टेंस लेते हुए यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर। तो इस तरह से बच्चों हम सिलिंड्रिकल सरफेस हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल ये गॉसियन सरफेस हमारा हो गया, ध्यान से समझिएगा यहां पे बच्चों, ये एक हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। सपोज बच्चों, ये जो आपका वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उस वायर का हम यल लेंथ क्या कर लिए, कट कर लिया। मान लीजिए कि यल लेंथ पर ही हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। जो ये लेंथ है वो कितना है, एल है। सपोज कीजिए कि इसका लेंथ कितना है, एल है। और इस यल लेंथ में जो मान लीजिए कि ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं तो ये अगर इसका ये यल लेंथ है तो इसमें टोटल चार्ज जो है सपोज कीजिए कि वो कितना है, क्यू है। और आप जानते हैं कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है तो इसका कुछ ना कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो सपोज कीजिए बच्चों, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस वायर का वो कितना है,
लैम्डा है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना है, लैम्डा है। इन तीन चीजों का यूज होना है बच्चों, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसको हम पता लगाएंगे किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो बच्चों आपको अगर यहां पे कहा जाए कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इस बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका यहां पे यूज होना है। कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। मान लीजिए कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है। कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बच्चों अगर इसके पास कोई, अगर आपको क्या रख दिया जाए, एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, मान लीजिए कि इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज और इसके पास एक ऊपर इसके पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब कैसे निकलती है बच्चों, आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलने लगेंगी। इस तरह से, इसके लिए भी इस तरह से दूर ये भागने लगेंगे कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, ठीक है बच्चों। अगर ये ऐसे, मतलब दो पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे। अब आप सपोज कीजिए कि एक नीचे भी हो, एक सपोज कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी हो, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इन लाइंस को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। तो ये जो बीच वाला जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी बच्चों, ऊपर और नीचे चार्ज होने की वजह से, थोड़ा मैं दूरी बढ़ा दिया, तो यहां तो बहुत क्लोजली चार्ज है। अब वायर पे जो चार्ज आप इससे भी क्लोज होता है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बीच वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना तो ऊपर जाएंगी ना तो नीचे जाएंगी, क्योंकि इन दोनों चार्जेस से क्या होगा, इन दोनों पर प्रेशर पड़ेगा, ये नीचे की तरफ इनको प्रेस करेगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। तो कुछ इस तरह से आप फिगर बनते हुए आपको क्या होगा, नजर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इस तरह से आप फिगर बनेंगे। तो बच्चों अगर कोई बीच में है तो वो इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, आप देखिए हर एक चार्ज के लिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके नीचे भी होगा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ और इधर की तरफ निकलेंगे। वैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर ये और इसके नीचे ये पॉजिटिव चार्ज, वैसे ये बीच ये चार्ज है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसके नीचे एक पॉजिटिव चार्ज। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे बच्चों, वो बिल्कुल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। केवल ये इसके रेडियल डायरेक्शन में इधर की तरफ, चाहे इधर की तरफ, या मान लीजिए कि सिलेंडर है ये, तो इधर की तरफ, हमारे तरफ, इधर की तरफ, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई नहीं जाएगा। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो यहां पर हम कहते हैं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्जेस। सिमेट्री ऑफ चार्जेस का मतलब क्या, एक चार्ज के ऊपर वैसे उतना ही चार्ज है जितना उसके नीचे भी चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो सिमेट्रिकल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो जाएगा वो न तो ऊपर नीचे, केवल क्या हो जाएगा, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्जेज अगर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसे कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो इस तरह से कुछ निकलेगा। वैसे ही इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे रेडियली इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ऐसे बना लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे बन रहा है। बस अगर ये बात आप समझ गए तो अब आपका डेरिवेशन आसान हो जाएगा। बिल्कुल ये कुछ टेढ़ी लाइनें हो जा रही हैं, आप इसको क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे बना लिए। अब बच्चों इसके तीन सरफेसेस हुए, एक सरफेस ये ऊपर वाला टॉप, एक बॉटम और इसका एक कर्व सरफेस। तो अब हम इस पे छोटा छोटा सा बहुत ही स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे और उस स्मॉल सरफेस एरिया से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर एक हम छोटा सा सरफेस एरिया लिए। अब ये ऊपर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। और इस डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका टोटल एरिया ए है, छोटा सा लिएंगे तो ये डी ए होगा। तो ये डी, इसको हम क्या लिख लें, डी ए वन, इसको आप लिख सकते हैं डी ए वन हो जाएगा। ये जो एरिया होगा वो डी ए वन। एक तो इस सरफेस ले लिया, एक कर्व सरफेस पे छोटा सा एरिया ले लिया जाए ये।
अब ये जो कर्व सरफेस पे लिया गया है तो यहां से रेडियस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और ये जो कर्व सरफेस पे जो छोटा सा एरिया लिया गया इसका भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इसके रेडियस की तरफ ही होगा। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो छोटा सा ये एरिया है DA2 इसको मान लिया जाए तो DA2 का भी डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, जिधर की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये हम यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएगी वो कैसे जाएगी, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे इधर की तरफ, ई का डायरेक्शन यहाँ पे, यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और ये नीचे सरफेस लिया जाए और इस सरफेस को DA3 माना जाए, सपोज कीजिए इसका जो डायरेक्शन है नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है तो ये DA3 हो जाएगा, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वैसे यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा। तो यहां पर भी जो डायरेक्शन हो जाएगा, यहां से जो देखा जाए डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, आपने फिगर समझ लिया होगा। हमने 3 सरफेसेस लिया, एक टॉप पर, एक कर्व सरफेस एरिया पर, एक नीचे वाला सर्कुलर सरफेस एरिया पर, 3 हमने लिया है। अब तीनों से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा होगा अगर उसको काउंट किया जाए। अब तीनों कंप्लीट सरफेसेस से अगर आपसे पूछा जाए कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा होगा, अगर इसको कैसे काउंट किया जा सकता है, इसको सबसे पहले आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक flux passes through the Gaussian surface. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से कितना पास कर रहा है, अगर इसको निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इस बाई फिगर हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल्स टू लिखेंगे। फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ये वाला जो सरफेस है इससे लिखना होगा। तो पहले इस छोटे से सरफेस एरिया से लिखा जाए, इससे, इस छोटे से DA1 से। तो फार्मूला क्या होता है, अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हो, एरिया वेक्टर दिया गया और दोनों के बीच का एंगल दिया गया हो, तो आप फार्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले वहां पर लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, E DA1 और कॉस, इसके लिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिया बच्चों। ये जितना लिखा गया है ये केवल इस छोटे से एरिया से, ये बस स्मॉल सरफेस एरिया लिया गया, इससे पास हो रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर इस पूरे सर्किल से निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही छोटे छोटे सरफेस एरिया लेना होगा हर जगह। मान लीजिए यहां पर भी अगर हम सरफेस एरिया DA1 ले ले यहां पे, तो यहां पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ निकल रहा है, हर जगह 90 डिग्री ही बनेगा, हर जगह कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ऐसे पूरे सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ही बनेगा। और यहां सारे सरफेस एरियाओं को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने का काम, ऐड करने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो यहां पर इंटीग्रेशन हम लगा देंगे। ये तो जो DA एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये इस सर्कल से पास होने वाला, इस ऊपर वाले सरफेस एरिया से पास होने वाला ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अब बच्चों अब ये कहा जाए कि ये कर्व सरफेस एरिया से, इससे, इस पे जो ये DA2 लिया गया, इससे टोटल कितना पास करेगा, पहले इससे लिखा जाए, इस छोटे से एरिया से कितना पास करेगा। अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, E, इसको अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, E DA2 और कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो यहां 0 डिग्री लिख दिया जाए। और ये तो किससे हुआ, अगर इंटीग्रेशन नहीं लगाए हैं तो ये छोटे से सरफेस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इंटीग्रेशन लगा देंगे तो होल कर्व सरफेस से पास होने वाला इंटीग्रेशन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का यहाँ पर साइन लगा दिया जाए, प्लस अब लास्ट वाला नीचे वाला बचा हुआ है, जैसे ऊपर लगाया गया ऐसे ही छोटे छोटे से एरिया लेंगे तो हमेशा जो A3 जो एरिया होगा नीचे वाला, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपरी की तरफ। तो ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे E, ये देखिए DA1 है, ये A2 लिया गया है तो यहाँ पे A2 लगा दे रहे हैं। तो ये DA3 हो जाएगा, E DA3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो ये टोटल इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है।
इस फार्मूले के अनुसार। तो आप अगर इसको लिख लिए बस आपका काम खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद केवल गॉसेस लॉ पे एक बार फाई लिख देना है, दोनों को हम एक दूसरे के बराबर रखेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि इसी ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम देखते हैं फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर फाई ई लिखे तो देखिए बच्चों, ये cos 90 की वजह से cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है cos 90 की, तो ये 0 हो जाएगा। और यहां पे ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए टू, यहां पे क्या हो जाएगा ई डी ए टू। अगर मान लीजिए कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह आर डिस्टेंस है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी वायर की वजह से या किसी डिस्टेंस पर अगर निकाला जा रहा है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर ये चार्ज, इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ फिक्स है, तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी इसके गॉसियन सरफेस पे वो क्या आएगी, फिक्स आएगी। तो ये तो फिक्स होगा, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो ये सरफेस एरिया है हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगली लाइन में लिखेंगे, पहले इसको लिख लिया जाए, dA2 रहने दिया जाए, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस EDA3 cos 90 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां पे टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे E को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ DE2 रखेंगे। ये 0 से कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ DA2। अब ये DA2 निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ DA2 क्या होगा, देखिए बच्चों, इससे पास होने वाला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इस नीचे वाले से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। अब केवल ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा इसके कर्व सरफेस एरिया से पास करेगा। हमने ये जो सिलेंडर ड्रॉ किया है इसका रेडियस क्या माना है r, और जो इसका लेंथ लिया है वो कितना लिया है l। तो अब इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ही तो DA2 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA2 क्या होगा, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो सिलेंडर का जो ये DA2 हो अगर लिखा जाएगा तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला उसका 2 पाई r L, इसका रेडियस r और इसका लेंथ कितना है L है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू इसका जो सरफेस एरिया होगा, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई r L, और ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। चलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये गॉसियन सरफेस है और सपोज कीजिए कि जो हमने लेंथ ये लिया है, ये क्यू चार्ज यहाँ पे माने हैं कि ये एल लेंथ में इसका कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। एल लेंथ में टोटल ये जो यहां से यहां तक जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया गया इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू, इस पूरे लेंथ पे जो चार्ज है वो क्यू है। तो किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो उससे टोटल फ्लक्स गॉसेस लॉ से कैसे हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम गॉसेस लॉ, यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ से क्या, चार्ज इसके अंदर क्यू, तो इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल ई इक्वल टू आप लिखते हैं उसके अंदर जितना भी चार्ज क्यू है और अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि अगर ये जो वायर है इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज क्यू है और इसका लेंथ एल लिया गया है, तो आपसे पूछा जाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये वायर है इस पे जितना चार्ज है उतना, और बटे में इसका जितना लेंथ होता है उसको रख देते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। इसको जाके देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसको पढ़ाया गया है ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताइए कि ये चार्ज क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्यू इक्वल टू लैम्डा एल लिखा जा सकता है। तो ये जो चार्ज क्यू है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी जो लेंथ है उस एल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू यहां पर हम लिख सकते हैं चार्ज के स्थान पर लैम्डा एल और अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहां पे आप देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से फाई ई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो अगर यहां से फाई ई की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू में ये यहां पे कितना हो जाएगा, लैम्डा
एल अपॉन में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों यहां पर भी यल, यहां पर भी यल, यल से यल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर निकालना है जो आसानी से यहां पर निकल आया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दिया, इसको इधर रहने दीजिए, 2 पाई आर को उधर की तरफ भेज दीजिए, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ई इक्वल टू अगर यहां से आप लिखें तो लैम्डा ऊपर है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कई तरह से, कई बुकों में इसको लिखा गया है। एक तो तरीका यह है कि आप लिख लीजिए ई इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको कुछ बुकों में ऐसे भी लिखा गया बच्चों, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। एक फॉर्मूला तो आप ऐसे लिख लेंगे, ये निकल आया इस चार्ज वायर की वजह से। देखिए ये चार्ज वायर की वजह से अब कितना भी बड़ा हो, लंबा हो, छोटा हो, यहां लेंथ तो आया नहीं, तो लेंथ पे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर ही नहीं रही है। हमने यल लेंथ लिया था, लेंथ जितना था यहीं पे लेंथ से लेंथ क्या हो गया है, कट गया है। तो कितना भी लंबा हो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पर निकाला जा रहा है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है। इसको कुछ बुकों में ऐसे लिखा गया बच्चों, आप इस बात को समझेंगे कि ई इक्वल्स टू, इसको 1 अपान, देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको यहां पे 2 से क्या क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई। तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत होगा क्या, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ऊपर क्या बचेगा, इंटू 2 लैम्डा वहां पे है और बटे में क्या बचा, ये आर बचा। कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, अगर आप 2 से 2 को काट दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, ओनली लैम्डा रहेगा। अगर ऊपर 2 लैम्डा लिख रहे हैं तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कई बुकों में ऐसे भी इसका फॉर्मूला लिखा गया है, तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर हो तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पी पे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, अगर आर डिस्टेंस है तो इधर इधर मतलब इसके कहीं भी ऊपर तो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में देख ही रहे हैं, दोनों के बीच का अगर जो फ्लक्स जो पास हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आप देखेंगे मतलब कि इसके परपेंडिकुलरली इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इधर निकलेगा। क्लियर है। तो आप अगर इस वायर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू या तो आप ऐसे लिख लीजिए, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ये 2 से 2 हटा दीजिए, अगर 2 से 2 मल्टीप्लाई किया गया है तो ऐसे आया हुआ है, तो ये फॉर्मूला या तो लिख लीजिए या तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब बच्चों इसमें खास बात क्या है, जो स्पेशल इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली इस आर पे डिपेंड कर रही है। अगर आर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, और आर घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये देखिए लैम्डा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो ई इज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/r, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाए तो क्या होगा, आर होगा। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है। तो इस बात को देखिए कि अगर इनफाइनाइटली चार्ज वायर है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो उस वायर से डिस्टेंस है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों इसको पॉज करके लिख लीजिए, इस पे एक ग्राफ है, बता दिया जाए। बच्चों अब हम देखेंगे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसे बनेगा। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाए बच्चों, इसके लिए अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाए, सपोज कीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा एक्सिस कर रहा है, वाई, और ये आर को कौन कर रहा है, आपका ये एक्स एक्सिस कर रहा है। तो बच्चों अगर कोई भी, याद रखिए आपको बताया गया था कई बार, मैं जब ग्राफ ड्रॉ कराया हूं तो ये बताया हूं कि इस तरह से अगर आपका कोई एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो तो इन दोनों में जो ग्राफ होता है वो
क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर कोई एक चीज दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ये जो ग्राफ हो जाता है वो आपको सी जैसे हो जाता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में कभी भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे सी जैसा आप करेंगे, लाइक सी ये ग्राफ बनता है। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बच्चों। अगर आर की वैल्यू कम होगी, अगर मान लीजिए ये चार्ज वायर है, तो अगर यहां पे इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि अगर ये बहुत पास में होंगे, तो अगर ये आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो ये आर यहां पे देखिए कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, ठीक है। और सपोज कीजिए कि ये आर जैसे जैसे मतलब कि इस दूरी को कम करते जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत बढ़ती जाएगी। आर को अगर जीरो कर दें, मान लीजिए कि अगर इस पूरे इसी पर आप निकालना चाहते हैं तो आर को जीरो कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। कहां चली जाएगी, इनफाइनाइट। तो अब इसको लेकर जाइए, ये दो स्ट्रेट लाइन कहां पे जाके मिलता है, इनफाइनाइट पे। तो आर बहुत कम कर देंगे तो ये कहां पे जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब ये जीरो कहां होगा, जब आर को इनफाइनाइट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे अब धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसा देखिए कम हो रही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम हो गई है। अब ये जीरो कहां पे होगी, जब ये आर कहां होगा, इनफाइनाइट पर लेकर जाएंगे, मतलब डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन जीरो कहां होगी, तो इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पर ले जाने के लिए ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसके स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ जो होता है वो लाइक सी होता है इस केस में, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एंड ड्यू टू द decreasing the distance the value of electric field increases। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। अगर हम डिस्टेंस को कम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस को बढ़ाते जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाती है बच्चों, कम होती जाती है, और इनफाइनाइट पे जीरो हो जाती है। और ये आर जीरो कर दें, इसके ऊपर कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर आर इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट। अगर आर इक्वल टू क्या कर दें, इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, जीरो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले पर रख के देख लीजिए, आर जीरो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर आर इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बच्चों ये रहा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों इतना मेहनत किया जा रहा है, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अब बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।